से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे फंजाई। इससे पहले हमने कल जगत प्लांटी के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में, है ना, जिसे कवक भी कहते हैं, कवक जगत भी कहते हैं इसे। तो देखिए, जगत फंजाई की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जो व्हिटेकर ने 5 जगत अवधारणा प्रस्तुत की थी, उसी में ये फंजाई जगत है चौथा, और उसके बाद में एनिमी एक और बचता है। तो फंजाई की देखो क्या विशेषताएं होती हैं। पहली कि भाई ये सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं। ये सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये जीव यानी फंजाई विषमपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? विषमपोषी। तीसरी विशेषता है, इनके शरीर पर धागों के समान एक संरचना पाई जाती है, जिसे माइसीलियम कहते हैं। यानी पतले पतले धागों के समान एक संरचना पाई जाती है ना इसके पूरे शरीर पर, और उसे माइसीलियम कहा जाता है। आगे क्या विशेषता है? इनमें लवक नहीं पाए जाते। लवक उपस्थित नहीं होते इनके अंदर। अच्छा, एक चीज और, जो कोशिका का जो प्रकार होता है, कोशिका का प्रकार किस प्रकार की कोशिका है? यूकेरियोटिक प्रकार की। यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है, ठीक है। इनमें लवक नहीं पाए जाते हैं। फिर हमने बात की थी, यहां पर देखो विषमपोषी की, कि इनकी जो प्रकृति है भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? विषमपोषी में, है ना। तो इसी से संबंधित है, ये अपना भोजन अवशोषण विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। अब कैसे? अवशोषण विधि के द्वारा। कैसे? फंजाई एक प्रकीर्ण का स्त्रवण करते हैं, यानी एक पदार्थ को छोड़ते हैं जो क्या करेगा? शरीर के ऊपरी भाग को घुलनशील बना देता है। यानी जहां पर ये अपना प्रकीर्ण छोड़ते हैं, बॉडी का जो वो पार्ट होगा वो कैसा हो जाएगा? घुलनशील हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इस घुलनशील भाग को फंजाई अवशोषित करके ग्रहण कर लेते हैं, है ना। हमने यहां पर बात की थी कि उनमें जो भोजन ग्रहण करने की विधि है वो किस प्रकार की विधि है? वो अवशोषण प्रकार की विधि है। भोजन का वो क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। पहले कुछ वो सेक्रेशन करेंगे, प्रकीर्ण का सेक्रेट करेंगे, छोड़ेंगे उनको, और वो जो प्रकीर्ण है वो क्या करेगा? वो वहां के शरीर की ऊपरी शरीर है
उसको क्या कर देंगे, ये घुलनशील कर देंगे और उस फिर घुलनशील भाग को फिर क्या करते हैं, ये भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ये अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके रूप में ग्लाइकोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सातवां इसका देख लो आप, 7 हो गए, ये अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा यदि इनमें जो जनन होता है वो कायिक, खंडन, विखंडन व मुकुलन विधि द्वारा होता है। देखो किस किस के द्वारा, कायिक खंडन होता है, विखंडन होता है और मुकुलन विधि द्वारा होता है। कायिक खंडन यानी कोई बॉडी का पार्ट है वो टूट जाता है और टूटने से फिर एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, ये अमीबा, जैसे हम अमीबा में देखते हैं तो जो अमीबा है उसका कोई भाग अलग हो जाएगा और उससे फिर नया अमीबा बन जाता है। विखंडन भी का मतलब भी क्या होता है, टूट जाना, विखंडित हो जाना। और मुकुलन में क्या होता है कि कोई एक मान लो पंजाई है, उसके ऊपर एक इस प्रकार की एक फूली हुई संरचना बन जाती है जिसे मुकुल कहते हैं, और ये थोड़ी सी बड़ी होकर फिर इस मात्र जीव से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो इस प्रकार ऐसी कुछ विशेषताएं हैं कि भाई ये बहुकोशिकीय है। और एक चीज और, इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, पर्णहरित अनुपस्थित होता है। पर्णहरित क्या है, अनुपस्थित है। ये इनकी जीवों की प्रकृति किस प्रकार की होती है, ये बहुकोशिकीय होते हैं। किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ये कैसे होते हैं, विषम कोशीय होते हैं। इनके पूरे शरीर पर एक पतले पतले तंतुओं के समान या धागे के समान एक संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। और इनमें लवक नहीं पाए जाते। इसके अलावा ये अपना भोजन है वो अवशोषण विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं। कैसे कि ये एक प्रकीर्ण है उसका श्रवण करते हैं और इस शरीर को घोल देते हैं, उसका वहां से जहां पर ये प्रकीर्ण स्रावित करते हैं उसको घुलनशील बना देते हैं और वहां से फिर उसका वो क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। और अपना भोजन किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और इनमें कायिक खंडन, विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है, जनन होता है। इसी प्रकार यदि हम अलैंगिक जनन की बात करें, अलैंगिक जनन बीजाणु या चल बीजाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा, बीजाणु या चल बीजाणु के द्वारा इनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन संपन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी कुछ विशेषताएं हैं फंजाई की। तो देखें ना आप कि भाई मेन चीजें क्या है, माइसीलियम क्या है, माइसीलियम क्या है, इनके शरीर पर धागों के समान तंतुओं की एक पतली पतली संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। फंजाई है वो अपना भोजन कौन सी विधि से ग्रहण करते हैं, अवशोषण विधि से ग्रहण करते हैं। भोजन को किस रूप में ग्रहण करेंगे, ग्लाइकोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। यदि इसमें जो जनन होता है वो एक तो होता है कायिक खंडन के द्वारा, विखंडन के द्वारा और मुकुलन विधि द्वारा। इसके अलावा अलैंगिक जनन होता है बीजाणु और चल बीजाणु के द्वारा। और ये किस प्रकार के जीव है, ये विषम कोशी प्रकार के जीव है। किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और जो अगला है वो, इसको एक मिनट साफ कर देते हैं। लास्ट 5वां कौन सा है आपके, एनिमेलिया, एनिमेलिया। ठीक है, 5वां जगत एनिमेलिया। तो देखो जगत
एनिमेलिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली कि भाई ये सभी जीव, यानी इसमें एनिमेलिया के अंतर्गत आने वाले ये सभी जीव कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय, विषमकोशी, बहुकोशिकीय, विषमकोशी व यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं वाले होते हैं, है ना? कैसे हैं? बहुकोशिकीय है, विषमकोशी है और जो कोशिका का प्रकार है किस प्रकार का है? यूकेरियोटिक। अच्छा, इन्हें मेटाजोन्स, नाम याद रखना, मेटाजोन्स भी कहते हैं। जो एनिमेलिया वर्ग के जो जीव हैं उन्हें मेटाजोन्स कहते हैं। और ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, विषमकोशीय होती है और यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं इनमें पाई जाती है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये पादपों की विशेषता होती है कोशिका भित्ति, तो इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर ये क्या है? विषमकोशी तो है ही, अपना भोजन स्वयं बनाते नहीं है, इसलिए ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अर्थात एक प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। यदि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। क्योंकि इनमें एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो नहीं होती, है ना? यह उपभोक्ता के रूप में ये मौजूद रहते हैं, इसलिए इन्हें हम एक प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं। इसके अलावा इनमें मुख्यतः लैंगिक जनन ही पाया जाता है। इनमें मुख्यतः क्या होता है? लैंगिक जनन ही पाया जाता है। लेकिन कुछ निम्न श्रेणी के जीवों में, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। अलैंगिक जनन, हालांकि अधिकांश जीवों में तो जनन का प्रकार है वो कैसा होता है? लैंगिक जनन होता है, लेकिन कुछ निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। उसके बाद में क्या अब है अगला कि भाई पारिस्थितिकी की दृष्टि से, यदि हम पारिस्थितिकी की दृष्टि से देखें कि दृष्टि से एनिमेलिया जीव किस श्रेणी में आते हैं? उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है? किसकी दृष्टि से? पारिस्थितिकी की दृष्टि से एनिमेलिया जीव है वो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं?
ये जो हरे पादप होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जो जीव हैं, उनका सीधा ही क्या करते हैं, ये भक्षण करते हैं, भोजन के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, तो ये उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जैसे तीन होते हैं, एक होता है, यहाँ बता दूं मैं, एक उत्पादक, पढ़ा भी होगा आपसे पहले, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक कौन हो गए? जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सूर्य की प्रकाश को, सूर्य की एनर्जी को अपने भोजन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें तो उत्पादक में क्या हो जाता है, हरे पादप आते हैं उत्पादक के रूप में। चूंकि प्रोड्यूसर, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, सबसे पहले भोजन का उत्पादन कौन कर रहे हैं, हरे पादप ही कर रहे हैं। फिर उसको दूसरे जीव खाते हैं तो एनर्जी कहां चली जाती है, उन जीवों के अंदर चली जाती है। जैसे यहां पर आप देख लेते हैं अपन, एक मान लीजिए ये उत्पादक है, यानी हरे पादप, उत्पादक यानी हरे पादप। अब इनको कौन खा रहा है, शाकाहारी जीव इनको ग्रहण करेंगे। ठीक है, शाकाहारी में, अब शाकाहारियों को कौन खा जाएगा, मांसाहारी जीव। तो अब देखो, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और इस सूर्य के प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये जो हरे पादप होंगे वो क्या करेंगे, वो इसको भोजन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, इस एनर्जी को क्या किसमें बदल देंगे, भोजन के रूप में। अब ये जो हरे पादपों से जो यहाँ पर भोजन करने के बाद में क्या होती है, एनर्जी बनती है, वो ऊर्जा है, वो कहां जाएगी, शाकाहारियों में जाएगी। क्यों? क्योंकि शाकाहारी उनका भक्षण कर रहे हैं, और शाकाहारियों का भक्षण कौन कर रहे हैं, मांसाहारी करते हैं। तो ये ऊर्जा अब आगे ट्रांसफर कहां हो जाएगी, मांसाहारियों में चली जाएगी। ठीक है, और मांसाहारी अब क्या हो जाएंगे, जब नष्ट होंगे तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तभी तो एक ऊर्जा का एक है ना नियम कि भाई ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, वरन ऊर्जा क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में, है ना, क्या होती है, सिर्फ रूपांतरित होती रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रही है। अब देखो यहां से ऊर्जा आई, यहां पर आ गई। ठीक है, इसने हरे पादपों ने ऊर्जा का, अभी ऊर्जा बनाई नहीं है, ऊर्जा तो उसको मिल रही है। अब यहां से ऊर्जा ट्रांसफर हो गई कहां पर, शाकाहारियों में। क्यों? क्योंकि शाकाहारी को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। अब शाकाहारियों से यही ऊर्जा कहां चली जाएगी, मांसाहारियों में। और जब मांसाहारी भी नष्ट हो जाएंगे तो ये वापस ऊर्जा क्या हो जाएगी, वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी, वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी, और वापस उत्पादकों के द्वारा उसको ग्रहण कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा को कहीं भी बनाया नहीं जा रहा है, कहीं भी पैदा नहीं किया जा रहा है, बल्कि वह एक रूप से दूसरे रूप में, यहाँ पर इस रूप से इस रूप में आ गई, फिर इससे यहाँ पर चली गई, और यहाँ से वायुमंडल में चली गई। एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, वो बदलती रहती है, स्थानांतरित तो होती रहती है। अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर कि यहाँ पर जो शाकाहारी, उत्पादक से शाकाहारी में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा, है ना, ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा वो कितना, 10% होगा, 10%। ठीक है, अब 10% से ये नियम भी है 10% का कि भाई उत्पादक से शाकाहारियों में ऊर्जा की मात्रा कितनी जाएगी, इसकी कुल ऊर्जा का 10%। अब शाकाहारियों से ऊर्जा कहां स्थानांतरित हो रही है, मांसाहारियों में, तब भी कितनी होगी, 10%। ठीक है, इस प्रकार ये 10% ऊर्जा है वो एक जीव से दूसरे जीव में क्या होती है, जाती है। तो ये अब ये उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जो एनिमिलिया है, देखो यहाँ पर एनिमिलिया की श्रेणी में आ रहे हैं, ये इनका उनको ग्रहण कर रहे हैं ना ये शाकाहारी, तो ये तो उत्पादक हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, उपभोक्ता। ये क्या हो गए, उपभोक्ता। मांसाहारी भी क्या है, उपभोक्ता। तो उत्पादक सिर्फ कौन है,
उत्पादक सिर्फ होते हैं आपके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पादप होते हैं, वो उत्पादक होते हैं। ये बाकी ये क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। और जब ये नष्ट हो जाते हैं, मांसाहारी जीव या शाकाहारी जीव जब नष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, उनका अपघटन होता है, तभी तो ये ऊर्जा मुक्त होगी, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ बाहर निकलेंगे इनके बॉडी से, तो इनका अपघटन होता है। तो जो सूक्ष्म जीव इनका अपघटन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अपघटक कहते हैं, अपघटक कहते हैं। इस प्रकार जीवों की 3 श्रेणियां बनती है। कौन कौन सी बनती है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक हमने प्लांटिंग में पढ़ा था, जो पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं। अपघटक अभी हमने देखा ही था। अपघटक कौन होते हैं, ये कवक वगैरह क्या होते हैं, ये अपघटक होते हैं। ये जैसे आपने देखा होगा भोजन का अपघटन कर देते हैं, अपघटन करके उसको सड़ा देते हैं, खराब कर देते हैं। तो इस प्रकार ये कवक है वो अपघटक होगा। तो उपभोक्ता कौन हो जाएंगे, शाकाहारी और मांसाहारी। और इसमें आपको पता है ये जो जीव होते हैं एनिमेलिया में, वो भी किसकी श्रेणी में आते हैं, उपभोक्ताओं की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये सी कुछ विशेषताएं हैं कि भाई ये सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, विषम कोषीय होते हैं और यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं वाले होते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें मेटाजोन्स कहते हैं। ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो किस प्रकार के जीव हो गए, एक प्रकाश संश्लेषीय जीव होते हैं। इसके अलावा इनमें मुख्यतः लैंगिक जनन ही पाया जाता है, क्योंकि बहुकोशिकीय जीव हैं, विकसित जीव हैं। तो अधिकांश जीवों में क्या होता है, लैंगिक जनन ही पाया जाता है। कुछ एक जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। और पारिस्थितिकी की दृष्टि से जो एनिमेलिया वर्ग के जीव हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। एक और रह जाता है इसके अंदर के, यहां लिख देता हूं मैं, कि भाई एनिमेलिया वर्ग के कुछ जीव परजीवी होते हैं, दूसरों के शरीर में रहकर भोजन ग्रहण करते हैं। एनिमेलिया वर्ग के कुछ जीव परजीवी होते हैं, जैसे टेप वर्म, राउंड वर्म। टेप वर्म और राउंड वर्म ये क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं। वैसे तो ये विषमपोषी होते हैं, है ना, विषमपोषी होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जीव क्या होते हैं, परजीवी की श्रेणी में भी आते हैं, जैसे टेप वर्म और राउंड वर्म। ये दूसरों के बॉडी के अंदर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं भोजन के। अब देखिए आप पंच जगत अवधारणा की मुख्य विशेषताएं, यानी हमने जो 5 जगत पढ़े हैं, मोनेरा, है ना, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, तो इनमें क्या क्या मुख्य बातें हमें पता चल रही है और इनसे क्या फायदा हो रहा है पंच जगत से। ठीक है, तो पहली चीज देखिए कि इसमें जीवों का यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका के आधार पर वर्गीकरण किया गया है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को अलग श्रेणी में, यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीवों को अलग श्रेणी में रखा गया है। जैसे हमने देखा था, जैसे मोनेरा जगत के जीवों, यानी जीवाणु, मोनेरा जीवाणु, मोनेरा जगत के जीवों को प्रोकैरियोटिक श्रेणी में
गया है ना, प्रोकैरियोटिक श्रेणी में रखा गया है मोनेरा जगत के जीवों को। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि भाई इसके अंदर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है ना। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। कवक यानी फंजाई, फंजाई को भी एक अलग श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि कवक क्या होते हैं, क्योंकि कवक उपभोक्ता की दृष्टि से क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, इसलिए इनको अलग रखा गया है, एक अलग ही श्रेणी बना दी फंजाई, जिसमें कवकों को रखा गया है, क्योंकि ये अपना भोजन है वो भोजन का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, इसलिए। इसके अलावा हमने क्या देखा है कि भाई इनमें प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जीवों की अलग अलग श्रेणियां बनाई गई है। जैसे प्लांटी के अंदर प्रकाश संश्लेषी, एनिमेलिया के अंदर अप्रकाश संश्लेषी जीवों को रखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं उन सबको एक श्रेणी में, और जो अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते, उनको एक अलग श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा और हमने क्या देखा था इसके अंदर कि भाई इनमें जैव कार्यकीय व पोषण विधि के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर, जैव कार्यकी और पोषण विधि के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद में एक और आता है कि भाई ये जो पंच जगत अवधारणा है, पंच जगत अवधारणा ये क्या होती है, द्विनाम पद्धति से अधिक मान्य व क्या है, उपयोगी है। जो कैरोलस लिनियस ने द्विपद नाम पद्धति प्रदान की थी 1758 के लगभग, द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने, तो इस द्विनाम पद्धति की अपेक्षा ये जो पंच जगत अवधारणा है, जिसे 1969 में, कब 1969 में, थोड़ा ये तारीखें भी हमें याद रहनी चाहिए, है ना, समय भी याद रहना चाहिए, जिससे कभी इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। भाई पंचजगत अवधारणा है वो वीटेकर ने, अब सब नाम बता दिया, पंचजगत बता दिया, उसका नाम बता दिया जिसने ये धारणा प्रस्तुत की थी, वीटेकर। हम क्या करते हैं, हमने मान लीजिए वीटेकर याद कर लिया, लेकिन 1 लाइन में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कब पंचजगत अवधारणा है वीटेकर ने कब प्रस्तुत की थी, किस साल प्रस्तुत की थी, 1969 में, ठीक है। तो ये आपके मुख्य रूप से कुछ बातें हैं जो पंच जगत अवधारणा से संबंधित है, कि ये हमें सिद्ध करता है कि भाई जो पंच जगत है वो द्विनाम पद्धति से किस प्रकार बेस्ट है, किस प्रकार ज्यादा मान्य है। तो इसमें क्या है कि यूकेरियोटिक
और प्रोकैरियोटिक जीवों को कोशिका के आधार पर अलग अलग किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है। यूकेरियोटिक जैसे आपने देखा था मोनेरा जगत है, मोनेरा को कौन था? प्रोकैरियोटिक, तो इसमें सारे प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव ही थे। फिर ये तो बात हुई गई, मोनेरा जगत के जीवों को प्रोकैरियोटिक श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद में या इसमें ये भी वर्ण एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को अलग अलग श्रेणी में रखा है। एक कोशिकीय जीव अलग है, बहुकोशिकीय जीव अलग है। इसके बाद में जो कवक है फंजाई को भी एक अलग श्रेणी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये उपभोक्ता की दृष्टि से क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। अभी हमने बात की उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो ये जो कवक फंजाई है वो किस श्रेणी में आते हैं? अपघटक की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इनको भी एक अलग श्रेणी, पूरी की पूरी फंजाई की एक अलग भाग बना दिया गया। इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उन्हें, और जो अप्रकाश संश्लेषित जीव होते हैं उन्हें, दोनों को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है ना। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उनको प्लांटी में, और अप्रकाश संश्लेषित जो जीव होते हैं उनको फिर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो प्रकाश संश्लेषी जो श्रेणी है उसमें तो सिर्फ प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों को ही रखा गया है। ठीक है, और जैव कार्यकी और पोषण विधि के आधार पर वर्गीकरण किया गया है कि जिसमें किस किस प्रकार का पोषण ग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा पंचगत अवधारणा है वो द्विनाम पद्धति से अधिक उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि इसके अंदर काफी कुछ ये जो वर्गीकरण का जो आधार है उसको काफी हद तक ये स्पष्ट करता है। वर्गीकरण के बारे में स्पष्टता से क्या करता है? स्पष्टता के बारे में ये बताता है, इसलिए ये द्विनाम पद्धति से ज्यादा क्या होता है? उपयोगी होता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।